हेलो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या चल रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट करके और जो नया टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। दो चीजों से प्रजनन तंत्र मिलकर बनता है, कैसे? वृषण से और अंडाशय से। वृषण और अंडाशय से, चूंकि ये हॉर्मोन्स की तरह कार्य करते हैं, इनसे निकलने वाली जो हार्मोन है वो है, और ग्रंथियां इनमें सम्मिलित है, तो इन्हें भी अंतःस्रावी तंत्र में सम्मिलित किया जाता है या गिना जाता है, जबकि है अपने आप में एक अलग तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र में कल हमने बात की थी वृषण के बारे में और अंडाशय के बारे में। मनुष्य के शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में। बात मैंने आपको कल बताई थी कि ईच एंड एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स, छोड़कर अंडाणु और शुक्राणु को। अंडाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अंडाणु की कोशिका में, अंडाणु की कोशिका में पाए जाते हैं, अंडाणु की कोशिका में पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र, जबकि शुक्राणु में पाए जाते हैं, शुक्राणु में पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र। गुणसूत्र, वही गुणसूत्र शुक्राणु में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको मैंने कल बता दी थी। और कैसे उनका निर्माण होता है, शुक्राणु का कैसे अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? ओवेरी में, ओवम में। ठीक है, और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। वृषण में एपिडाइडाइमिस का क्या कार्य होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना और उनको उत्सर्जित करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाने का कार्य इसका होता है। तो अब देखो, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या करते हैं? अंडाणु में भी एक केंद्रक पाया जाता है, शुक्राणु में भी एक केंद्रक पाया जाता है। इनके बारे में दो क्वेश्चन और बनते हैं इंपॉर्टेंट। कौन से हैं वो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? कि मनुष्य की जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो तो होती है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका है वो होती है शुक्राणु। ये बात आप ध्यान रखना। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं एक शुतुरमुर्ग के अंडे को, जबकि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ठीक है, महिलाओं में पाए जाते हैं। ये इनके बारे में कल हमने आपको थोड़ा बताया था। अब देखो, आज हम पढ़ाई करेंगे, आज हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो है निषेचन के बारे में। एक तो निषेचन होता क्या है, जब अंडाणु और शुक्राणु का केंद्रक जो होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से, परस्पर केंद्रकों के संलयन से जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? निषेचन बोला जाता है। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे निषेचन होता है, कैसे भ्रूण बनता है, कैसे आपने देखा होगा कि निषेचन के बाद अंडाणु और शुक्राणु की एक ही कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद कैसे डे बाय डे नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और 9 महीने के बाद एक नवजात जन्म लेता है। और तो कुछ जानवर जिनके एग्जाम में पूछे गए हैं, मिनिमम और अधिकतम गर्भकाल किसका कितना होता है, उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास आप देख लेना, मैंने आपको अंडाणु और शुक्राणु के बारे में बताया था कि इनका निर्माण कहाँ होता है और कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के बारे में, ये तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? निषेचन के बारे में। निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी फर्टिलाइजेशन की, निषेचन की? मैंने आपको बताया कि अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर की, ये मान लो कोई अंडाणु है। ऐसे शुक्राणु आता है, शुक्राणु को एनर्जी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करते हैं।
केंद्रक होता है शुक्राणु के। जैसे कल मैंने आपको संरचना बताई थी शुक्राणु की, कैसे बताई थी कि ये कोई शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है, ये उसकी टेल होती है, यहाँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये उसका हेड होता है और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था, याद करो कि केंद्रक में क्या होता है, जेनेटिक मैटर, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए किन सब चीजों से मिलकर बनते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारकों से। नाइट्रोजनिक क्षारक क्या होते हैं वो मैंने बताया आपको, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए में क्या होता है, साइटोसिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो केंद्रक में ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और सारा खेल केंद्रक का ही होता है। केंद्रक में जेनेटिक कोड होते हैं त्रिक के रूप में, जो मैंने आपको बताया कि हरगोविंद खुराना नाम के भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था त्रिक जेनेटिक कोड के बारे में कि कुल 64 जेनेटिक कोड होते हैं मनुष्य में, 64 प्रकार के, और ये अवस्थित किस रूप में रहते हैं, जैसे CGT त्रिक के रूप में रहते हैं, इनको त्रिक बोला जाता है, त्रिक, ट्रिपल। ठीक है, तो केंद्रकों का परस्पर संलयन, शुक्राणु व अंडाणु के केंद्रकों का परस्पर संलयन निषेचन कहलाता है। यह निषेचन की परिभाषा बनेगी। यहां तक क्लियर है, केंद्रकों का परस्पर संलयन निषेचन कहलाता है। तो कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि निषेचन किसे बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखना कि अंडाणु व शुक्राणु अंडाणु किससे मिलेगा, महिला से, शुक्राणु मनुष्य से। मनुष्य मतलब नर व्यक्ति से देगा, मिलेगा शुक्राणु, और महिला व्यक्ति अंडाणु देगी। अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का परस्पर संलयन, के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, इस निषेचन की वजह से ही क्या संभव हो पाता है, इस निषेचन की वजह से ही सजातीय रूप की प्राप्ति होती है। जैसे बकरी के बकरी, भेड़ के भेड़, हाथी के हाथी, हाथी का बच्चा हाथी के समरूपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसा इस वजह से होता है कि उनकी कोशिका सेम होती है, उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र सेम होते हैं। ठीक है, अब निषेचन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो इसके खोजकर्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। खोजकर्ता कौन थे निषेचन के, निषेचन के खोजकर्ता कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया किस वजह से संभव है, अंडाणु और शुक्राणु के परस्पर संलयन की वजह से। तो खोजकर्ता एक हार्टविग नामक वैज्ञानिक थे। हार्टविग इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। खोजकर्ता कौन थे, हार्टविग। हार्टविग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि निषेचन किसी भी मनुष्य की, नर और मादा मनुष्य की अंडाणु शुक्राणु कोशिकाओं के परस्पर संलयन के द्वारा जो क्रिया होती है उसे निषेचन बोला जाता है। ठीक है, हार्टविग ने बताया। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें इन्होंने किस में खोज की थी, सी अर्चिन नामक एक समुद्री जीव होता है, सी अर्चिन के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। सी अर्चिन से रिलेटेड एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी अर्चिन को अरस्तु की लालटेन बोला जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, आपने नाम सुना होगा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है। और अरस्तु का ही शिष्य कौन था, सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर, सिकंदर द महान, जैसे अकबर द महान। ठीक है, तो सुकरात का जो शिष्य था वो प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। अरस्तु को क्या माना जाता है, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को क्या बोला जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान, बायोलॉजी का, द फादर ऑफ जूलॉजी एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी, नोन एज अरस्तु। अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो, जीव विज्ञान, विज्ञान क्या है, किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना, किसी भी चीज के बारे में जानना। ठीक है, किसी भी चीज का अध्ययन करना क्या है, विज्ञान। साइंटिया, साइंस साइंटिया शब्द से बना है।
ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, और उसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी चीज के बारे में जानना या जानकारी प्राप्त करना। जीवों के बारे में जानना तो जीव विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब जीव विज्ञान के दो प्रमुख पार्ट होते हैं। एक तो होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। समस्त जंतुओं के बारे में जानना, अध्ययन करना जंतु विज्ञान हो जाएगी। समस्त जितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाएगी। जंतु विज्ञान को जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, जू। ठीक है, तो जंतुओं के बारे में अध्ययन जंतु विज्ञान, वनस्पति के बारे में अध्ययन वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बोला जाता है बॉटनी, और जंतु विज्ञान को बोला जाता है जूलॉजी। अब फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो किसको बोलते हैं, जीव को, जीवों, बायो। जीव क्या होते हैं ये मैंने आपको कल परिभाषा बहुत अच्छे से बताई। सजीव जिनमें क्या होता है, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन की क्रियाएं संभव हो, वे जीव कहलाते हैं। जैसे बोर्ड क्या है, निर्जीव है, क्योंकि श्वसन नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता और उत्सर्जित नहीं हो सकता। मार्कर निर्जीव है, पेड़ सजीव है, जानवर सजीव है। इतना डिफरेंशिएट तो आपको आता होगा। तो जीवों के बारे में अध्ययन बायोलॉजी। बायो अंतरराष्ट्रीय वर्ड है किसके लिए, जीव के लिए। तो जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों किसको माना जाता है, इन दोनों का जो फादर है वो किसको बोला जाता है, अरस्तु। अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो निषेचन की खोज सबसे पहले किसने, हर्टविग ने की। तो किसमें की थी, किसने की थी, सी अर्चिन में की थी, और उसको बोला जाता है अरस्तु की लालटेन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसके बारे में क्या लाइन हो जाएगी कि हर्टविग ने निषेचन की सर्वप्रथम खोज सी अर्चिन में की थी, और सी अर्चिन को क्या बोला जाता है, अरस्तु की लालटेन बोला जाता है। इसकी खोज सी अर्चिन में, सी अर्चिन में की गई थी। ठीक है, हर्टविग ने खोज की थी, और किसमें की थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि अरस्तु की लालटेन किसको बोलते हैं, सी अर्चिन को। सी अर्चिन को अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं, अरस्तु की लालटेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो लालटेन से शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, महात्मा बुद्ध को बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर है निषेचन के बारे में। अंडाणु शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। खोज करता हर्टविग थे, सबसे पहले इसकी जो खोज है सी अर्चिन में की गई थी। सी अर्चिन को अर्चिन के क्या बोला जाता है, अरस्तु की लालटेन बोला जाता है। अब देखो एक, जैसे अपन निषेचन की क्रिया कैसे होती है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु परस्पर मिलेंगे, ठीक है, तो करवाते हैं निषेचन की क्रिया, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली। ये जैसे मान लो कोई अंडाणु की कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये शुक्राणु की कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये मान लो अंडाणु, अंडाणु, ये हो जाएगा शुक्राणु। मैंने आपको बताया कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, छोड़कर अंडाणु और शुक्राणु को। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र। शुक्राणु में भी कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र।
ठीक है, इन दोनों को परस्पर मिलाया जाए, कैसे होगा? ये तो मैं आपको बड़े रूप में दिखा रहा हूं यहां पर बहुत माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब पता लगता है कि शुक्राणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, और अंडाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बहुत बहुत छोटा, बहुत कम डायमीटर होता है, 0.1 माइक्रो mm के समथिंग। तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक बनता है युग्मनज। ये क्रिया होगी फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होगी, और इससे बनेगा, उसको बोलते हैं, युग्मनज को बोलते हैं जायगोट। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया कर किसकी? निषेचन की, निषेचन। निषेचन की क्रिया करके क्या करेंगे? एक कोशिका का निर्माण करेंगे, ऐसे दोनों सम्मिलित रूप से। कैसे करेंगे? ये शुक्राणु अंडाणु में घुस जाएगा और दोनों सम्मिलित रूप से एक 46 गुणसूत्र वाली कोशिका का निर्माण करते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है युग्मनक, युग्मनक। जायगोट इंग्लिश में बोलते हैं, जायगोट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जायगोट क्या होता है? जायगोट निषेचन के दौरान, निषेचन के बाद में बनने वाली प्रथम कोशिका, जिसको युग्मनक बोलते हैं, अंग्रेजी में जायगोट बोला जाता है। तो ये पहले दिन का जो भ्रूण होता है, फर्स्ट डे भ्रूण, आपको पढ़ाएंगे क्या होता है भ्रूण, एम्ब्रियो। तो पहले दिन का जो भ्रूण होता है उसको जायगोट बोला जाता है अंग्रेजी में। जायगोट क्या होता है? प्रथम दिन का भ्रूण। ठीक है, अब क्या होता है? सेल डिवीजन। एक कोशिका 4 अन्य कोशिकाओं में विभाजित होगी, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक कोशिका में 4 शुक्राणु पाए जाते हैं। ये मैंने एक शुक्राणु की कोशिका, एक सेल होती है सर्टोली सेल, जर्म सेल और लैंडिंग सेल, इनसे इनका निर्माण होता है। एक शुक्राणु की कोशिका में 4 शुक्राणु पाए जाते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। अब इस जायगोट की, जैसे डीएनए से डीएनए बना स्व प्रतिकरण, डीएनए से आरएनए बना रेप्लिकेशन, मैंने आपको जब डीएनए आरएनए पढ़ाया था तब बताया था। तो ये जायगोट क्या करेगा? थर्ड डे नंबर ऑफ सेल्स में बन जाएगा, बहुत सारी कोशिकाएं हो जाएंगी। तो इसके बाद में क्या होता है? ये एक कोशिका, 2 में 2 से 5 में, 5 से 10 में, तो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। तो ये पहले दिन का, फर्स्ट डे का भ्रूण होता है। ठीक है, थर्ड डे का जो भ्रूण होता है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड डे मोरूला, मोरूला। फर्स्ट डे जायगोट, थर्ड डे मोरूला। फिफ्थ डे का जो फिर क्या होता है? फिफ्थ डे में एक बड़ा आकार बन जाता है स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब में। होता कैसे निषेचन, वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं ऐसे। ये फिफ्थ डे का होता है, फिफ्थ डे। मोरूला के बाद गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला बोलते हैं इसको, फिफ्थ डे के भ्रूण को ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। और उसके बाद में 10वें 12वें 15वें दिन क्या होता है? गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, गैस्ट्रुला। और उसके बाद 9 महीने बाद क्या होती है? नवजात की, नवजात का जन्म हो जाता है। अब इसमें धड़कन कब बनती है, हृदय कब बनता है, इसका अलग पीरियड है। वो जब एम्ब्रियो, भ्रूण को बोला जाता है, और स्पेशलिस्ट होते हैं जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भ्रूण का 9 महीने में कैसे विकास होता है, कैसे बच्चे के हाथ पांव बनते हैं, धड़कन बनती है, हार्ट बीट्स, कोई भी ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। तो भ्रूणिकी में जो विकृतियां होती हैं उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? टेरेटोलॉजी। तो भ्रूणिकी के अध्ययन को, तो भ्रूण के अध्ययन को भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी। जबकि भ्रूण में जो विकृतियां, जैसे डिसऑर्डर होता है, किसी के हाथ विकसित नहीं हो रहे हैं, पांव, हृदय विकसित नहीं हो रहा है, अगर किसी की हार्ट बीट्स नहीं बनती तो उसका क्या होता है? अबॉर्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा अविकसित पैदा होता है। तो इस वजह से 9 महीने के दौरान, अब निषेचन का जो समय होता है वो कब होता है? वो भ्रूण का जो समय होता है वो कब होता है? भ्रूण का समय 9 महीने का, जैसे मनुष्य में कितना होता है? 9 महीने का। निषेचन के दिन से लेकर
जन्म वाले दिन तक सम्मिलित रूप से भ्रूण भ्रूण बोला जाता है, तो उसको गर्भावधि बोलते हैं उस टाइम, गर्भावधि। ठीक है, तो 9 महीने लगते हैं मनुष्य के जन्म में। इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, पर ये इसकी स्ट्रक्चर होती है निषेचन की। ऐसे निषेचन की जो क्या बोलते हैं इसको, क्रियाविधि, मैकेनिज्म है, वो ये होती है। ठीक है, अब ऐसे भ्रूण का निर्माण होता है, तो भ्रूण के निर्माण को भ्रूणकी बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भ्रूण के निर्माण को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब भ्रूण के अलावा क्या होता है, जो भ्रूण में विकार होते हैं, जैसे मान लो कोई अर्धविकसित बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसा क्यों होता है, किसी के हाथ विकसित नहीं होते हैं, किसी के पांव विकसित नहीं होते, अपंग जो पैदा होते हैं जिनको आप दिव्यांग बोलते हैं, तो उसके अध्ययन, उसमें जो भ्रूण में विकृति होती है, कोई बच्चा दिव्यांग क्यों पैदा हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, टेरेटोलॉजी। ठीक है, भ्रूण के में एम्ब्रियो में जो विकृति होती है उसके अध्ययन को टेरेटोलॉजी बोला जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये मैं आपको लिखवा देता हूं कि भ्रूणिकी में विकृतियों के अध्ययन को, विकृति के अध्ययन को टेरेटोलॉजी बोलते हैं, टेरेटोलॉजी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो भ्रूण के बारे में था। ठीक है, अब कैसे होता है मैं आपको अभी इसके मैकेनिज्म बताऊंगा 1 मिनट में कि होता क्या है। दरअसल देखो कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, ये जैसे मान लो गर्भाशय है, ये अंडाणु, ये फैलोपियन ट्यूब, ये गर्भाशय और बर्थ कैनाल और ये योनि है। तो सीसन के द्वारा क्या होता है, जब शुक्राणु को इम्प्लांट किया जाता है, तो शुक्राणु को जब एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो वह जाता है यहां अंडाणु स्थित होता है। अंडाणु होता क्या है, जब महिला के रजोधर्म होता है, तो रजोधर्म के 14वें दिन क्या होता है, अंडाणु अंडवाहिनियों में स्थानांतरित होता है। और ये कितने टाइम तक एक्टिव रहता है, ये लगभग 48 घंटे तक एक्टिव रहता है। तो रजोधर्म क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी कि मोनेस्ट्रल साइकिल, प्रतिवर्ष मासिक धर्म जिसको बोलते, प्रति माह महिलाओं के जो रक्त स्राव होता है, ठीक है, उसे रजोधर्म बोला जाता है। ठीक है, और जब स्टार्ट होता है ये 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, तो इसको बोला जाता है रजोदर्शन। और मीनार्की, मीनार्की होता है रजोदर्शन, इसका प्रारंभ, जबकि मीनोपोज होता है इसका बंद होना। 45 से 50 साल की उम्र में ये बंद होता है। प्रति माह 28 दिन का इसका साइकिल होता है, लगभग 28 दिन में, हर प्रत्येक माह में 28 दिन में महिला में एक अंडोत्सर्ग होता है। अंडाशय से अंडोत्सर्ग होकर वह 14वें दिन क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनियों में पहुंचता है। और शुक्राणु क्या करता है, शुक्राणु अंडाणु से निषेचन की क्रिया करता है और एक जायगोट बनाता है। ठीक है, जायगोट मैंने बताया कि निषेचन की क्रिया के बाद बनने वाला प्रथम जो कोशिका है उसको जायगोट बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड डे नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, और उसके बाद ये कोशिकाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, तो वैसे वैसे इधर की तरफ खिसकती जाती हैं, और ये होता है गर्भाशय, बच्चादानी जिसको बोलते हैं, और इस जगह इम्प्लांट हो जाती है। फिर इसकी सतह पर चिपकने लग जाती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। अब ये कोशिकाएं सम्मिलित रूप से एक, जैसे प्लेसेंटा बोलते हैं अपरा हिंदी में, गर्भाशय से प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। तो इन कोशिकाओं के पोषण का, उनको आहार का, उनके मूत्राशय का जो सम्मिलित कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जैसे मनुष्य का जो गर्भ काल होता है वो 9 महीने होता है, तो 9 माह के बाद बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, महिला। तो ऐसे एक बच्चे का जन्म होता है। तो ये मैंने आज निषेचन के बारे में बताया आपको।
अब अपन कल के बारे में, कल की जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे गर्भकाल क्या होता है, गर्भावधि कितनी होती है, मिनार्की, मिनोपोज, इन सब के बारे में। और फिर ओसीपी, एचसीसी हार्मोन की जो अंडाणु का उत्सर्जन होता है उनको रोकने में प्रमुख कौन से हार्मोन्स है, कौन सी गोलियां जो गर्भ निरोधक गोलियां ले जाती हैं, और भौतिक अवरोध कौन कौन से हैं आज के टाइम। जैसे गर्भ निरोधक गोलियां लेने से हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ये क्या करती हैं, हार्मोन के स्राव को रोकती हैं। ये हार्मोन ही तो रिलीज करता है, ठीक है, एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, इसके स्रावण को वो गोलियां रोकते हैं। तो उससे क्या होती है, डिजीज, बीमारियां होती हैं। और उन बीमारियों की वजह से जैसे कई जो महिलाएं उनमें देखने को मिलता है सीरियस डिजीज होती हैं, ठीक है। तो आजकल के इन गोलियों को बंद करके भौतिक अवरोध चल रहे हैं मार्केट में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि प्रमुख भौतिक अवरोधों के बारे में बताइए। तो कल की क्लास में हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।